गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना सैलरी हेड के अंदर नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं अपन प्रोविडेंट फंड। ठीक है, प्रोविडेंट फंड थोड़ा हिंदी में बोलते हैं भविष्य निधि, यानी भविष्य में काम आने वाला फंड, उसको क्या बोलते हैं? प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। पीएफ जिसको अपन सुना होगा आपने ना, कि जब भी कोई बड़ा एम्प्लॉई यानी अपना आसपास अपने अड़ोस पड़ोस में भी कई बार देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है या अपनी सर्विस छोड़ देता है तो उस समय बड़ा उसको रिटायरमेंट पर एक बड़ा अमाउंट मिलता है। अपन कहते हैं ना कि उसको 25 लाख रुपए मिले, उसको 30 लाख रुपए मिले। वो फंड कहाँ से आते हैं? क्या उनको गवर्नमेंट देती है? यदि वो प्राइवेट एम्प्लॉई है तो क्या उसका एम्प्लॉयर उसको पे करता है? रियल में बेटा उसके ना तो उसको गवर्नमेंट देती है और ना ही उसको उसका जो एम्प्लॉयर है वो पे करता है, बल्कि एक छोटा छोटा अमाउंट है बेटा जो एक्यूमुलेट होता रहता है और इन फ्यूचर एक बड़ी अमाउंट बन जाती है। जब उसको सर्विस छोड़नी पड़ती है या वो रिटायर हो जाता है तो उस कंडीशन में वो अमाउंट है ना उसको बड़ा पे होती है, यानी फ्यूचर में काम आने वाला एक फंड। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि जब भी जैसे कोई एम्प्लॉय बड़ा कोई जॉब कर रहा है तो जॉब में उसका जितना सैलरी है उस सैलरी का पूरा पेमेंट है वो एम्प्लॉयर नहीं करता है, बल्कि उसमें से एक अमाउंट या एक निश्चित एक परसेंटेज होती है या फिक्स अमाउंट होती है वो डिडक्ट करके उस अमाउंट को एक फंड में जमा करवा देता है जिसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। ठीक है ना। प्रोविडेंट फंड में बड़ा डिपॉजिट करवाने से क्या होता है कि उसकी छोटी छोटी जो बचत है, सेविंग्स है, वो इन फ्यूचर एक बड़ी अमाउंट बन जाती है। इससे एम्प्लॉई को तो ये बेनिफिट होता है कि जब भी मान लीजिए उसको रिक्वायरमेंट हो गया फंड का, जैसे कोई सोशल वर्क करना है या बच्चों की पढ़ाई के लिए या मान लीजिए कोई और फैमिली जैसे प्रॉब्लम वगैरह, उसके लिए अंदर उसको फंड इधर उधर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं से लोन वगैरह नहीं लेना पड़ता है, बल्कि वो अपने इस फंड से अमाउंट को विड्रॉ करके अपनी रिक्वायरमेंट को या ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इससे एम्प्लॉय को ये बेनिफिट, एम्प्लॉयर या यानी गवर्नमेंट को बड़ा ये बेनिफिट मिलता है कि एम्प्लॉयर उस अमाउंट को डिडक्ट करके अपने पास नहीं रखता है, बल्कि प्रोविडेंट फंड में जमा करा देता है जो नॉर्मली गवर्नमेंट द्वारा क्रिएटेड होते हैं बेटा। और गवर्नमेंट क्या करती है, इन छोटे छोटे फंड को यूटिलाइज करके एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर लगा देती है। इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पेमेंट होता है, यानी जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है धीरे धीरे बढ़ के बड़ा एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, जिसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज से इंटरेस्ट भी इन फंड के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। यदि अगर अपन इसकी नेचर की बात करें तो अपने जो प्रोविडेंट फंड है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो प्रोविडेंट फंड है वो अपना स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, दूसरा इसके अंदर है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तीसरा इसके अंदर है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। 3 प्रकार के प्रोविडेंट फंड है बड़ा अपने देश के अंदर देखने के अंदर मिलता है, अपने इंडिया के अंदर। जिसके अंदर पहला है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जिसके अंदर नॉर्मली जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज है उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बड़ा इसके अंदर डिडक्ट किया जाता है, डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, यानी पीएफ कमिश्नर द्वारा ऐसा फंड अगर रिकॉग्नाइज हो यानी प्रमाणित कर दिया जाता है वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहलाता है। यदि ऐसा फंड जो पीएफ कमिश्नर द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है तो वो क्या कहलाता है? अप्रमाणित यानी अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहलाता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर अपन देखें तो ये तो बड़ा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए और ये नॉन गवर्नमेंट के लिए। नॉन गवर्नमेंट के लिए तो होते हैं रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज, और अगर गवर्नमेंट है तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एसपीएफ में जमा होता है यानी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंदर। लेकिन नॉन गवर्नमेंट है उसका बड़ा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है। अब इसके अंदर देखिए नॉर्मली बड़ा 4 इसके अंदर अपनी कैलकुलेशन रहेगी। पहला इसके अंदर होता है एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी जो एसएससी है जिसकी आप सैलरी हेड से इनकम कैलकुलेट कर रहे हो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्ट होगा। इसमें बड़ा एक बेनिफिट और भी है, यानी इन फंड के अंदर एम्प्लॉय तो अपना कंट्रीब्यूशन करता है, साथ में जो एम्प्लॉयर है यानी गवर्नमेंट हो या अदर जो एम्प्लॉयर है उनके द्वारा भी एक फिक्स परसेंटेज से या फिक्स अमाउंट से इसमें कंट्रीब्यूशन किया जाता है सैलरी के अलावा।
जैसे किसी एम्प्लॉय को बेटा 20,000 पर मंथ सैलरी पे होती है, 20,000 का 10% 2,000 वो अपना प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करवाते हैं। अब उसका एम्प्लॉयर भी मान लीजिए इसके अंदर 10% है ना प्रोविडेंट फंड की अमाउंट डिपॉजिट करवाता है एम्प्लॉय के नाम से, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी सैलरी अगर अपन देखें तो 20,000 तो बेटा एम्प्लॉय को मिल रहा है, लेकिन उसको कैश पेमेंट है वो कितना हो रहा है 18,000 का हो रहा है, 18,000 रुपये का हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें से 2,000 जो डिडक्शन हुआ वो डिडक्शन तो चला गया कौन से डिपार्टमेंट के अंदर बेटा, पीएफ डिपार्टमेंट के अंदर, जो उसको इन फ्यूचर कभी भी पेमेंट हो सकता है, ठीक है ना, जब वो रिटायर होगा या उसकी डेथ होगी या बीच में कभी भी वो विड्रॉल करे उस समय। और बाकी 18,000 उसको कैश पेमेंट हो गया, लेकिन उसकी सैलरी अगर अपन काउंट करें तो वो 20,000 ही है, बल्कि उसको मॉनेटरी पेमेंट है ना वो कितना हुआ है 18,000 का हुआ है। अब मान लीजिए उसके एम्प्लॉय ने 2,000 का कंट्रीब्यूशन और किया, तो उसकी अगर अपन देखें रियल सैलरी कितनी है बेटा 20,000 नहीं है बल्कि 22,000 है, क्योंकि उसमें 2,000 का जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयर ने किया है, और एम्प्लॉयर ने जब किया है तो वो एक सैलरी की तरह ट्रीट होता है, यानी उसको भी सैलरी माना जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला तो बेटा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, सेकंड इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, नेक्स्ट बेटा मैंने ये भी बताया था कि ये अमाउंट जब आप डिपॉजिट करवाते हो इसके अंदर है ना, जो एम्प्लॉयर इसमें डिपॉजिट करवाता है किसमें प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो इसके ऊपर एक फिक्स परसेंटेज से इंटरेस्ट का भी पेमेंट यानी इंटरेस्ट इसके अंदर डिपॉजिट किया जाता है आपके पीएफ अकाउंट के अंदर। तो वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन उसको एग्जाम्पशन करना है या टैक्सेबल करना है उसकी कैलकुलेशन, और उसके बाद में रिटायरमेंट या डेथ के बाद में वो अमाउंट मिल रही है तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो अपन इसके अंदर देखेंगे इनकी कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले बेटा इसकी कैटेगरी वाइज करने के लिए इनकी 3 कैटेगरीज हो गई, पहला स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट, दूसरा रिकॉग्नाइज, तीसरा अनरिकॉग्नाइज। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन के लिए पहले बेटा इसके 3 पार्ट बनाते हैं अपन। इसमें बेटा दे रखा है पहला आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज के अकॉर्डिंग देखिए एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन तीनों ही कंडीशन के अंदर टैक्सेबल है, यानी फर्स्ट के अंदर भी, स्टैट्यूटरी के अंदर भी, रिकॉग्नाइज के अंदर भी और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर, तीनों ही कंडीशन में टैक्सेबल होगा। लेकिन इसके अंदर बड़ा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एम्प्लॉय यानी जिसकी सैलरी हेड की आप इनकम टैक्सेबल कर रहे हो या टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हो, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई नहीं देगा और ना ही अपने को उसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसकी जो सैलरी है जिसके अंदर बेसिक पे है, डीएनएस अलाउंस वगैरह है, उसके अंदर से उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अपन डिडक्ट करते हैं। जब अगर अपन ने उसकी बेसिक पे और जो डी है यदि उसके अंदर काउंट हो रहा है, तो अगर अपन ने उसकी पूरी अमाउंट ले ली तो जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। यानी सैलरी का भी मैंने बताया था, जैसे 20,000 बड़ा सैलरी है उसके अंदर मान लीजिए 2,000 प्रोविडेंट फंड में अपना वो कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, तो अपने मॉनेटरी पेमेंट कितना लिया 18,000 उसको दिए, बाकी 2,000 उसके प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करा दिया। लेकिन अपन जब सैलरी इनकम लिखेंगे तो 20,000 लिखेंगे, तो 20,000 के अंदर 2,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसको आपको कैलकुलेट नहीं करना है। यदि क्वेश्चन में आपको अलग से नहीं दे रखा है तो आपको उस समय ज़्यादा है ना टेंशन नहीं लेनी बेटा, क्योंकि वो कॉन्ट्रीब्यूशन अपने आप उसकी बेसिक पे यदि डी उसके अंदर काउंट हो रहा है तो वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ये आपका टैक्सेबल होगा तीनों ही कंडीशन के अंदर, ठीक है। सेकेंड इसके अंदर है एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का हो गया, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में ध्यान रखना फर्स्ट और थर्ड कंडीशन के अंदर तो बेटा ये एग्जेम्प्टेड है, यानी स्टैट्यूटरी और अनरिकॉग्नाइज दे रखा है, तब तो अपने को क्या करना है एग्जेम्प्ट करना है, कर मुक्त करना है, तो उसको क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना है बल्कि एग्जेम्प्टेड होते हैं, ठीक है ना, टैक्स नहीं लगता है। लेकिन अगर बेटा इसके अंदर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट दे रखा है, रिकॉग्नाइज ही अपने क्वेश्चन में बेटा ज़्यादा आते हैं, तो अपने को क्या करना है इसका एग्जेम्प्टेड करना है अप टू 12% ऑफ सैलरी, यानी अपना जितना सैलरी है ना बेटा उसका कितना एग्जेम्प्ट है 12% तक तो एग्जेम्प्ट है, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे कि एम्प्लॉयर ने उसके अंदर बेटा 15% 15% का कॉन्ट्रीब्यूशन किया, तो 15% करने का मतलब समझ गए ना कि 12% तो एग्जेम्प्ट है, तो बच गया कितना 3%। 3% आपको क्या करना है इसके अंदर टैक्सेबल करना है, यानी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर है इंटरेस्ट के अंदर भी देखिए सिंपल पॉइंट है बेटा, फर्स्ट और थर्ड कंडीशन के अंदर तो इसको भी एग्जेम्प्टेड करना है, लेकिन बीच वाले के अंदर दे रखा है एग्जेम्प्ट अप टू 9.5% पर है। 9.5% यानी सैलरी का नहीं लेना है, ये ध्यान रखना बेटा यहाँ पे,
यानी आपका प्रोविडेंट फंड के अंदर जितना आपने अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया आज तक, ठीक है ना, जब आप उसकी कैलकुलेशन करिए तब तक उसका कितना एग्जाम करना है, 9.5%। रिमेनिंग अमाउंट बड़ा टैक्सेबल हो जाएगा। यदि मान लीजिए उसके ऊपर बड़ा इंटरेस्ट की रेट दे रखी है 9%, तब कोई भी अमाउंट आपकी टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि 9.5% तक तो अपना एग्जाम की है। अगर उसकी जो रेट है बेटा वो 12% आ रही है ना, 12% इंटरेस्ट की रेट दे रखी है, तो 9.5 का मतलब हो गया अपने को 2.5% टैक्सेबल करना है, ठीक है ना। तो ये तो बेटा सैलरी का लेना है, ये अपने को फंड का लेना है। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर देखिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी या तो एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है बेटा, अपने तो रिटायरमेंट लिखा है, या वो सर्विस को छोड़ देता है बीच के अंदर, उस कंडीशन के अंदर यदि प्रोविडेंट फंड की अमाउंट अगर वो विड्रॉ कर रहा है, उसकी कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे। पहली कंडीशन के अंदर तो बेटा ये एग्जेम्प्टेड है, तो इसमें तो आपको नॉर्मली देखिए 3 कंडीशन में एग्जेम्प्टेड है, ये अपने को कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, तो इसका तो काम एकदम कंप्लीट है, ये एग्जाम्पशन नहीं मिलता है इसका, ठीक है। इसके अंदर बड़ा देखो मेन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर यदि वो रिटायर हो रहे हैं उस कंडीशन के अंदर अपना एग्जेम्प्टेड है इफ सर्विस पीरियड इज 5 इयर्स और मोर देन 5 इयर्स, ठीक है ना। यदि उसने 5 साल या 5 साल से ज़्यादा काम किया है उस कंसर्न के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर अगर उसको रिटायरमेंट के ऊपर कोई भी अमाउंट मिल रहा है प्रोविडेंट फंड का, तो वो एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है ना। उसके बाद मेरा इसमें दे रखा है यदि इफ सर्विस पीरियड इज लेस देन 5 इयर्स, यानी जो सर्विस पीरियड है वो 5 साल से कम है, उस कंडीशन के अंदर देन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, यानी जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसका जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा बेटा, ऑलवेज बी टैक्सेबल, यानी वो हमेशा टैक्सेबल होगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है ना। यदि सर्विस पीरियड 5 साल या 5 इयर्स या मोर देन 5 इयर्स है तब तो एग्जेम्प्टेड करना है। यदि बड़ा लेस देन इसके अंदर 5 इयर्स है तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल हो जाएगा। यदि दोनों बड़ा इक्वल कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी एम्प्लॉयर भी 12% करता है ना, और एम्प्लॉय का भी 12% है, तो दोनों ने हाफ इसके अंदर कंट्रीब्यूशन किया यानी इक्वल किया है, तो इसमें ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, उसका हाफ अमाउंट तो आपको एग्जेम्प्टेड करना है और हाफ अमाउंट आपको टैक्सेबल करना है। तो अपने को एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट है वो क्या कर देना है इसके अंदर टैक्सेबल करना है, ठीक है। इसके अंदर देखिए बेटा आपके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन विल बी टैक्सेबल, यानी इसके अंदर बेटा जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा। ये बोथ कंट्रीब्यूटेड इक्वल अमाउंट, यानी दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन किया है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने, तो उस कंडीशन के अंदर हाफ अमाउंट विल बी टैक्सेबल एंड हाफ अमाउंट विल बी एग्जेम्प्टेड, यानी सेम पॉइंट है बेटा ये वाला, लेकिन इसमें टैक्सेबल होता है, ठीक है ना। और इसमें 5 ईयर से ज़्यादा है तो वो एग्जेम्प्टेड भी हो सकता है, अगर 5 ईयर से कम है तो प्रोविजन अप्लाई होता है। इसके अंदर ये मेन पॉइंट बेटा आपको कैलकुलेशन के हिसाब से या क्वेश्चन के हिसाब से ध्यान रखना है, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट। यदि क्वेश्चन के अंदर रिटायरमेंट या सर्विस छोड़ने से रिलेटेड दे रखा है तब अपने को बड़ा ये कैलकुलेशन भी ध्यान रखनी है। इसके अंदर तो ये देख लेना सीधा सही है कि 5 ईयर से उससे ज़्यादा है तब तो कुछ कैलकुलेशन नहीं करना, एग्जाम्प्ट करना है, अदरवाइज ये कैलकुलेशन। और इसमें बड़ा हमेशा जो कैलकुलेशन है वो करना पड़ेगा आपको, है ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। यदि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट दे रखा है तब तो है ना डायरेक्ट लिख देना, यदि नहीं दे रखा तो वो आपको कैलकुलेट करके उसको टैक्सेबल करना है। और एम्प्लॉय का दे रखा है वो एग्जेम्प्टेड है इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर अपना एक पॉइंट आया सैलरी, है ना। तो मीनिंग ऑफ सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी बड़ा वही है जो अपन ने HRA के पॉइंट में लिया था, है ना। HRA के पॉइंट के अंदर बड़ा मीनिंग ऑफ सैलरी क्या था अपना, मीनिंग ऑफ सैलरी के अंदर अपना आएगा बेसिक पे लेने प्लस DA अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन प्लस कमीशन परसेंटेज ऑफ सेल्स। क्या क्या लेना बेटा मीनिंग ऑफ सैलरी के अंदर, ये सैलरी जो लिखा ना अपन ने, सैलरी का मीन बेटा यहाँ पे रहेगा एक तो बेसिक पे लेना है एम्प्लॉय का, प्लस DA लेना है यदि वो अकॉर्डिंग टू सर्विस कंडीशन है, प्लस कमीशन परसेंटेज ऑन सेल्स के ऊपर अपने को लेना है। ये बड़ा आपका प्रोविडेंट फंड का पॉइंट है। नेक्स्ट अपना इसका पॉइंट है वो अपन लिख रहे हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इसका इससे बड़ा नेक्स्ट पॉइंट अपना परक्यूजिट्स, फैसिलिटी और पर्क्स। परक्यूजिट्स यानी हिंदी में इसको बड़ा अनुलाभ बोलते हैं, फैसिलिटी सुविधा ना। ये क्या होता है बेटा कि जैसे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को
कुछ फैसिलिटी देता है, यानी उसके लिए मॉनेटरी पेमेंट नहीं देता है, बल्कि उन फैसिलिटी को वो कंज्यूम कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। उसको भी बड़ा अपने इनकम टैक्स के अंदर सैलरी माना जाता है, यानी उसकी टैक्सेबल सैलरी के अंदर उसकी वैल्यू को अपन ऐड करते हैं एज ए सैलरी ग्रुप में। ठीक है, जैसे फैसिलिटी मीन्स बेटा जैसे रहने के लिए मकान की सुविधा, आने जाने के लिए जैसे व्हीकल की फैसिलिटी दे रखी है, ऑफिस से घर से ऑफिस आने जाने के लिए, या पूरे साल के अंदर है ना एक बार घूमने के लिए कोई ट्रिप की फैसिलिटी दे रखी है, या मेडिकल के लिए फैसिलिटी दे रखी है, जैसे खुद का हॉस्पिटल वगैरह है, उसके अंदर अगर कोई उसका वह खुद या उसका यानी एम्प्लॉई खुद या उसका कोई फैमिली मेम्बर है यदि बीमार हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट की फैसिलिटी मान लो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। या एम्प्लॉई के जैसे बच्चे हैं ना उनके पढ़ने के लिए स्कूल का फैसिलिटी, कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं तो कॉलेज की फैसिलिटी, ये बड़ा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। नॉर्मली तो इसमें ये है कि इसकी कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती कि यदि कोई फैसिलिटी या परक्यूजिट्स अगर एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है तो उसकी जो एक्चुअल अमाउंट है, जो नॉर्मली उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ है वो अमाउंट अपन टैक्सेबल करेंगे इसके अंदर। लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर ऐसा अमाउंट अपने को नहीं दिया मिलता है, उस कंडीशन में इसके बड़ा रूल दे रखे इनकम टैक्स के अंदर, उस रूल के अकॉर्डिंग अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ा उसको कुक की फैसिलिटी दे रखी है ना, खाना बनाने के लिए रसोइये की फैसिलिटी दे रखी है। अब मान लीजिए उसका एम्प्लॉयर उसके ऊपर मान लीजिए पर मंथ 2000 रुपये उसके अंदर एज ए एक्सपेंडिचर के रूप में देता है उसको, तो उस कंडीशन में वैल्यू ऑफ फैसिलिटी कितनी हो जाएगी इसके अंदर 2000 पर मंथ हो जाएगी, यानी 24,000 पूरे ईयर्स के लिए। इस प्रकार से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि ये वैल्यू अपने को नहीं पता है, नहीं दे रखी है, तो उसका जो कैलकुलेशन है जो अपने इनकम टैक्स के अंदर रूल दे रखे हैं उन रूल के अकॉर्डिंग अपन करेंगे। सबसे पहले बड़ा तो ये परक्यूजिट्स अपने को दे रखे हैं, इनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया अपने एज ए टैक्सेबिलिटी के लिए। तो फर्स्ट इसके अंदर है आपका फुल्ली टैक्सेबल perquisites in case of all employees, यानी प्रत्येक एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल। सेकंड इसके अंदर फुल्ली टैक्सेबल इन केस ऑफ, ऊपर वाले में क्या लिखा बेटा अपन ने, ऑल एम्प्लॉयज, यानी प्रत्येक एम्प्लॉयज के लिए। यहां पे क्या आ जाएगा आपका स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, यदि वो एम्प्लॉई स्पेसिफिक एम्प्लॉय की कंडीशन में आता है तब भी वो अपने को टैक्सेबल करना है, अदरवाइज ये एग्जेम्प्टेड रहेंगे, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाना है। नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट परक्यूजिट्स इन केस ऑफ ठीक है। तो पहला तो बड़ा फुल्ली टैक्सेबल करना अपने को प्रत्येक एम्प्लॉयज के लिए। सेकंड इसके अंदर स्पेसिफिक एम्प्लॉई है तभी अपने को करना है ना, ये ऑल के लिए और ये स्पेसिफिक के लिए। और तीसरा इसके अंदर इस पर टैक्स नहीं लगेगा यदि ये परक्यूजिट्स आपको दे रखे हैं तो उस कंडीशन में ये एग्जेम्प्टेड है, यानी इसको टैक्सेबल इनकम के अंदर काउंट नहीं करना है। इसके अंदर अपन इसका स्टार्ट करेंगे बड़ा सबसे पहले फुल्ली टैक्सेबल परक्यूजिट्स, यानी जो प्रत्येक एम्प्लॉयज के लिए फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे वो है ना गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो बेटा, चाहे स्पेसिफिक हो या नॉन स्पेसिफिक हो, प्रत्येक कंडीशन के अंदर ये टैक्सेबल है। इसके अंदर कौन कौन से परक्यूजिट्स आएंगे वो अपन इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर बड़ा डिस्कशन करेंगे, कल अपन इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है।